हेलो एवरीवन, वेलकम टू कमर्शियल्स क्लासेस। आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं जिसका नाम है एलपीजी। मेरे पास लिस्ट है जिसके हिसाब से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं 2 वीडियो में आपको पूरा चैप्टर क्लियर करा दूंगा और पूरा चैप्टर ख़त्म भी हो जाएगा। इसमें जो मेन टॉपिक है मैं वो भी बताऊंगा जो बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं। जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिखाए थे कि मनी और बैंकिंग जो मैंने चैप्टर पढ़ाए थे उसको भी दिखाया कि कौन कौन से क्वेश्चन जो पिछले साल बोर्ड में पूछे गए थे और कौन से क्वेश्चन है जिनका चांसेस है कि वो इस साल भी आ सकते हैं। तो आइए अपने चैप्टर को हम लोग चालू करते हैं। पहली बात हम लोग बात करते हैं एलपीजी पॉलिसी की। तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इंडियन गवर्नमेंट ने जुलाई 1991 को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। इसकी दो जो मेन रीजन थी, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड अडॉप्टिंग द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो था उसको अडॉप्ट करने का सबसे बड़ा रीजन क्या था उसके बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो रीजन है उसको समझ लेते हैं। 5 रीजन है जिसको आप लोग याद कर लीजिएगा। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जिसमें आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे। तो जो 5 रीजन जो थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अडॉप्ट करने के, सबसे पहला जो रीजन था कि पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर, दूसरा इन्फ्लेमेशनरी प्रेशर, तीसरा ह्यूज बर्डन ऑफ डेब्ट्स, और जो चौथा रीजन था फॉल इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और जो पांचवा रीजन है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो डिफिसिट था। तो इसको समझने की पहले कोशिश करते हैं। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर का पुअर परफॉर्मेंस मतलब कि उन लोगों का अच्छे तरह से काम ना करना। 1991 में, इससे पहले अगर बात करें तो सेकेंड 5 ईयर प्लान जो 1956 में आया था उसमें क्या हुआ था कि जो प्राइवेट सेक्टर थे उसको कोई प्रायोरिटी नहीं दी गई थी। जो सारी प्रायोरिटी है वो गवर्नमेंट को दी गई थी। उस समय 17 कंपनियां जो थी वो गवर्नमेंट के अंडर थी और बाकी जो कंपनियां बचती थी वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ओन की जाती थी। तो 1991 आते आते ये सारी कंपनियां जो थी इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गई। फिर दूसरी बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट की। बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट का मतलब होता है कि हमारा जो एक्सपोर्ट था वो बहुत ही कम था और जो इम्पोर्ट था वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है डिफिसिट हुआ। तीसरा जो रीजन है फॉल इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का भी बहुत ही ज़्यादा कमी हो गई थी। $6 बिलियन ही हमारे पास उस समय केवल बचे हुए थे 1991 तक। ये जो था ये सबसे बड़ा रीजन था। चौथा जो रीजन है इन्फ्लेमेशनरी प्रेशर। उस समय जो महंगाई दर थी तो 17% महंगाई थी। इन्फ्लेमेशनरी प्रेशर 17% था, जो ये भी एक बहुत ही बड़ा रीजन है। और ह्यूज बर्डन ऑफ डेब्ट्स, मतलब कि हम लोगों की उस समय इतनी मतलब कंडीशन अच्छी नहीं थी, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी। तो हमने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को उस समय कहा जाता था आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको वर्ल्ड बैंक कहते हैं। उससे $7 बिलियन जो था हम लोगों को लोन मिला था, जिससे हम लोग अपनी इंडिया में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाए। अब हम लोग बात करेंगे लिबरलाइजेशन की। लिबरलाइजेशन होता क्या है? लिबरल का मतलब ही आप लोग समझ सकते हैं उदार। इसको हिंदी में उदारीकरण कहते हैं। 1956 में जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था जिसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया गया था, तो उसमें प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर को बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई थी, जिसकी वजह से उसमें बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ हुई थी। उन गलतियों को सुधारने के लिए ही लिबरलाइजेशन को लाया गया था। जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट के पास सारी इंडस्ट्रियों के लिए पूरा जितना भी अधिकार था वो गवर्नमेंट के पास ही था। तो लिबरल का मतलब होता है उदार। किसके प्रति गवर्नमेंट उदार हुई? तो प्राइवेट सेक्टर के प्रति गवर्नमेंट उदार हुई। इसका जो मेन था लिबरलाइजेशन की डिफिनेशन की अगर बात करें तो आप लिख सकते हैं कि लिबरलाइजेशन इन द इकोनॉमी मीन्स गिविंग फ्रीडम टू द प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम द डायरेक्ट और द फिजिकल कंट्रोल इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल थे उन सबसे छुटकारा पाना ही लिबरलाइजेशन है। इसमें लिबरलाइजेशन अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें 4 सेक्टर ऑफ रिफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। पहले आप लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, फिर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, फिर एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। हम लोग शुरू करेंगे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म से। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म होता क्या है? गवर्नमेंट ने, जैसे मैंने आपको बताया कि जो 1956 में जो पॉलिसी बनी थी उनकी गलतियों को सुधारने के लिए ही लिबरलाइजेशन को लाया गया था। और लाया नहीं गया था, ये जो आईएमएफ था उसकी शर्तें थी कि आप अपनी इकोनॉमी को ओपन करेंगे, इंडस्ट्री और प्राइवेट सेक्टर को आप फ्रीडम देंगे। ये सब 1991 में जो आईएमएफ था उसकी शर्तें थी। तो हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में देखेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में जो मेन जो काम हुए थे, क्या किए हुए थे? एवलाइजेशन ऑफ द लाइसेंसिंग सिस्टम। 1956 में लाइसेंसिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें अगर कोई प्राइवेट सेक्टर अगर अपना बिजनेस खोलना चाहता था तो उसको गवर्नमेंट से
अनुमति लेनी पड़ती थी, परमिशन लेनी पड़ती थी। कोई छोटा हो या बड़ा फर्म, कोई भी कुछ भी खोलना है तो गवर्नमेंट से एक परमिशन चाहिए था। तो 1991 में गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस जो लाइसेंसिंग सिस्टम था उसको हटा दिया। फिर दूसरा जो रिफॉर्म है, दूसरे में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में दूसरा जो पॉइंट है उसमें हुआ रिड्यूस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का रोल ही खत्म कर दिया। मतलब क्या, 1956 में 17 कंपनी जो थी वो गवर्नमेंट के लिए पूरा रिजर्व थी कि इसको गवर्नमेंट के द्वारा संचालित किया जाएगा, चलाया जाएगा। लेकिन 1991 में ये 17 कंपनियां घट के 13 कंपनियों पे आ गई थी। अभी भी जो 3 कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाती हैं, उन तीनों कंपनी का नाम है एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज एंड डिफेंस। ये 3 कंपनियां ही केवल गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाती हैं। चौथा पॉइंट है फ्रीडम फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज। गुड और सर्विसेज की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे सबको छूट मिल गई। क्या हुआ था, 1956 में टैरिफ और कोटा नाम के दो टैक्स चलते थे। उस टैक्स में क्या होता था, टैरिफ एक तरह का टैक्स था जो इंपोर्ट को बहुत ही ज़्यादा महंगा कर देता था। इसको लगाया गया था क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी अभी आज़ाद हुई थी। आज़ाद होने के बाद उन लोग इंडिया ने सोचा था कि अगर बहुत ही ज़्यादा इंपोर्ट होगा तो हम लोग दूसरे देश के ऊपर बहुत ही ज़्यादा निर्भर हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि टैरिफ और कोटा जैसी 2 पॉलिसी को लाया, जिसमें एक्सपोर्ट हो सकता था, एक्सपोर्ट पे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इंपोर्ट नहीं होता था। इंपोर्ट पे बहुत ही ज़्यादा टैक्स लगता था। और इसी को 1991 में टैरिफ और कोटा इन दोनों को हटा दिया गया। अब हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म की, कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म होता क्या है। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में क्या हुआ, जो मेन पॉइंट है, 3 पॉइंट हैं, आप लोग लिख के चलिएगा कि ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक, चेंज द रोल ऑफ आरबीआई, इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट लिमिट अप टू 51%। क्या हुआ, पहले हम लोग बात करेंगे चेंज द रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई 1991 से पहले एज अ रेगुलेटर काम करता था, लेकिन 1991 के रिफॉर्म्स के बाद वो फैसिलेटर के तौर पे काम करने लगा। मतलब क्या होता है कि जो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो बैंक हो चाहे कुछ भी हो, वो सारे जो थे रेगुलेट किए जाते थे। उनका जितना भी डिसीजन है वो आरबीआई लेता था। लेकिन 1991 में कहा गया कि नहीं, आरबीआई केवल अपने बैंकों का और कमर्शियल बैंक का ही केवल डिसीजन लेगा और मॉनेटरी पॉलिसी का ही केवल डिसीजन लेगा, और जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो अपने खुद के डिसीजन ले सकते हैं। तो इस तरह से आरबीआई का रोल चेंज हो गया। आप लोग लिख सकते हैं कि चेंज द रोल ऑफ आरबीआई रोल चेंज फ्रॉम द रेगुलेटर टू फैसिलेटर। दूसरा जो हो जाएगा ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक। जैसे कि हम लोग को पता है कि आईएमएफ ने शर्त रखी थी कि आप अपने यहाँ प्राइवेटाइजेशन करेंगे, तो प्राइवेटाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा फंड की जरूरत होती है। उसके लिए बहुत ही सारे बैंकों का स्थापना की गई। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरे पॉइंट पे हम लोग देखेंगे कि इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट लिमिट अप टू 51%। इन्वेस्टमेंट लिमिट को 51% से बढ़ा दिया गया। मतलब क्या होता है कि एफडीआई एफएफआई के लिए, मतलब ओपन, हमारी जो इकोनॉमी हो गई, ओपन इकोनॉमी हो गई, जहाँ पे कोई भी आके इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब हम लोग बात करते हैं टैक्स रिफॉर्म। टैक्स रिफॉर्म क्या होता है कि द रिफॉर्म, आप लोग लिख सकते हैं, द रिफॉर्म इन द गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड द एक्सपेंडिचर पॉलिसी इज कॉल्ड द टैक्स रिफॉर्म। टैक्स रिफॉर्म में 3 पॉइंट है, रिडक्शन ऑफ द डायरेक्ट टैक्स, और रिफॉर्म इन द इनडायरेक्ट टैक्स, एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोसेस। मतलब हम लोग पहले आपको बता देते हैं डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है प्रत्यक्ष कर, और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स को आप लोग हिंदी में आप लोग इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स रिफर टू टैक्स हुज बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। एक ऐसा टैक्स जिसका बर्डन शिफ्टेड नहीं होता, मतलब ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया जाता है, इसलिए इसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका इनकम टैक्स, जो है वो डायरेक्ट टैक्स है। अब हम लोग बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कि जो गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली पे किया जाता है, आप डायरेक्ट पे नहीं करते हैं, इसकी बर्डन जो है वो शिफ्टेबल होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल इस समय जीएसटी है। जीएसटी जो है एक इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। उसके बाद से अगर हम लोग बात करें तो रिडक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्स। 1991 में लोगों की इनकम बहुत ही कम थी और लोगों का जो टैक्स रेट था वो बहुत ही प्रोग्रेसिव टैक्स रेट चलता था और टैक्स बहुत ही ज़्यादा वसूला जाता था उस समय। तो क्या हुआ कि डायरेक्ट टैक्स को कम करने की बात आई। फिर दूसरे में हुआ कि रिफॉर्म इन दी इनडायरेक्ट टैक्स। जो रिफॉर्म इन द इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत ही ज़्यादा रिफॉर्म किए गए और सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोसेस। जो टैक्स पेइंग प्रोसेस था वो बहुत ही ज़्यादा टफ होता था, लेकिन उसको 1991 के बाद उसको ईजी कर देगा। अब हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म। एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म होता क्या है। एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म में डीवैल्यूएशन ऑफ द रुपीज़ किया गया। डीवैल्यूएशन में आप लोग लिख सकते हैं, डीवैल्यूएशन ऑफ द रुपीज़ रिफर टू रिडक्शन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इन द टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। जो डोमेस्टिक करेंसी होते हैं उसकी वैल्यू को गिराने को ही डीवैल्यूएशन ऑफ द रुपीज़ कहा जाता है। डीवैल्यूएशन ऑफ द रुपीज़, इसका मैं आपको पूरा चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज करके, उसको मैं आपको समझा दूंगा डीवैल्यूएशन ऑफ द रुपीज़ क्या होता है। आप बस इतना समझ लीजिए कि डीवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़ से होता क्या है। डीवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़ करने से ये होता है कि हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट है, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाता है।
अब यहाँ पे हमने पूरा लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ा। अब जो नेक्स्ट वीडियो में है उसमें हम लोग प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन इन दोनों के बारे में अपना पूरा वीडियो आपको दे देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।